Hello everybody, welcome to our channel Engineers Guru. So we were discussing questions on building materials. In the previous video I have discussed around 10 questions. तो आज की वीडियो में हम और important question discuss करेंगे building material पर. So let us start the revision through question for SSC JEE and various other exams through Engineers Guru channel. Let us begin the discussion on building materials again. Let's begin. So बेटा इस क्वेश्चन को देखना आप. सो पिकअप द इनकरेक्ट. तो आप है ना जब भी ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो ध्यान रखेंगे पहले खुद क्वेश्चन को पॉज लो वीडियो में, सोचो आंसर, फिर सॉल्यूशन देखो. क्लियर है ना? पहले एक बार पॉज लेंगे, आंसर सोचेंगे, फिर ये वीडियो देखेंगे तो फायदा होगा इन आंसर्स का. सो लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन. So pick up the incorrect statement from the following. We have to pick up the incorrect statement. ये एक प्रॉब्लम है एग्जाम वाले दिन जो आपके साथ होती है. आप करेक्ट और इनकरेक्ट को सही से नहीं पढ़ते हैं जिससे आपका आंसर गलत हो जाता है. तो जब भी ऐसे करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड हो ना क्वेश्चन में तो उसको अच्छे से अंडरलाइन कर देना चाहिए ताकि ध्यान रहेगा कि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, करेक्ट नहीं. वी हैव टू चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. एग्जाम वाले दिन ये कॉमन एरर है जो आप करते हैं जो कि नहीं करना है. ठीक है. तो अ रिच मिक्स ऑफ कंक्रीट पॉजेसेस हायर स्ट्रेंथ देन द लीन मिक्स. एकदम सही बात है. एक रिच मिक्स का स्ट्रेंथ हायर होता है लीन मिक्स से. रिच मिक्स समझते हैं ना, कंक्रीट रिच है इसका मतलब क्या है, उसमें सीमेंट की क्वांटिटी ज्यादा है, उसका सीमेंट पेस्ट ज्यादा है. कंक्रीट लीन है, कमजोर है. क्यों? क्योंकि इसमें सीमेंट पेस्ट की मात्रा कम है. दैट काइंड ऑफ कंक्रीट इज एक्चुअली नोन एज अ लीन कंक्रीट. उसको क्या बोलते हैं? लीन कंक्रीट. सो रिच मिक्स ऑफ कंक्रीट पोजेसेस हायर स्ट्रेंथ देन दैट ऑफ अ लीन मिक्स ऑफ डिजायर्ड वर्केबिलिटी विद एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ वाटर. ये गलत है बेटा. लीन मिक्स की स्ट्रेंथ क्यों कम है? Because of less quantity of cement paste, not due to the excessive quantity of water. उसमें सीमेंट की मात्रा कम है इसीलिए लीन मिक्स की स्ट्रेंथ कम है. गॉट माई पॉइंट. तो स्टार्टिंग में तो सही था बट ये रीजन गलत है. लिखा ना जैसे देन दैट अ लीन मिक्स ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी विथ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर. सो विथ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर किसके लिए आ रहा है? लीन मिक्स के लिए. सो लीन मिक्स में एक्चुअली लेस अमाउंट ऑफ सीमेंट पेस्ट होता है इसीलिए उसकी स्ट्रेंथ रिच मिक्स से कम होती है. तो पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया. तो करेक्ट आंसर इज व्हाट ए. बाकी भी स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीजेस एज वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीजेस. ये तो देखो करेक्ट बात है. वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाओगे तो हमारा स्ट्रेंथ क्या है कंक्रीट का? कम होगा. बाय अब्राहम्स लॉ. ये तो देखा ही था आप लोगों ने. सो इफ द वाटर सीमेंट रेशियो इज लेस देन 0.45 द कंक्रीट इज नॉट वर्केबल एंड कॉजेस हनी कॉम्ड स्ट्रक्चर. एकदम सही बात है. अगर वाटर सीमेंट रेशियो बहुत कम होता है दैट इज लेस देन 0.45 तो देखा गया है कि हमारा कंक्रीट अच्छे से वर्केबल नहीं है. उसको अच्छे से आप कॉम्पैक्ट नहीं कर पाओगे एंड यू विल सी देयर लार्ज वॉइड्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हनी कॉम्ड स्ट्रक्चर. सो ये भी करेक्ट है. एंड लास्ट में गुड कंपैक्शन बाय मैकेनिकल वाइब्रेशन इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. एकदम सही है. हमें ध्यान रखना है कि कंक्रीट को अच्छे से कॉम्पैक्ट करना है. अगर कंक्रीट अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं किया है तो फिर उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है. ये तो आपको पता है ना कि अगर कंक्रीट में 1% एयर वॉइड्स होता है, ये देखो एक नया डेटा दे दिया आपको, 1% एयर वॉइड होता है तो इट लीड्स टू रिडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ बाय 5%. वेरेज अगर कंक्रीट में 5% एयर वॉइड है तो उसकी स्ट्रेंथ 30% से कम हो जाती है. और अगर उसमें 10% एयर वॉइड होता है तो 55% से उसकी स्ट्रेंथ कम होती है. जितना ज़्यादा एयर वॉइड होता है कंक्रीट में उतनी कम स्ट्रेंथ होती है उसकी. इसलिए ध्यान रखना है कि प्रॉपर कॉम्पैक्शन करना है. तो अगर मैकेनिकल कॉम्पैक्शन दैट इज बाय यूजिंग वाइब्रेटर्स अगर हम कॉम्पैक्ट करें तो इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना था तो करेक्ट आंसर इज ए है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ना हर एक क्वेश्चन का आप एक्सप्लेनेशन जरूर देखें तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा बात भी बता दी है. तो हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा वीडियो में. इंपॉर्टेंट है. हर एक क्वेश्चन के बाद मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा. तो वो क्या है ना, हालांकि मैं क्वेश्चंस कम डिस्कस करूंगा बट जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा अच्छे डिस्कस करूंगा और उनसे जो है कुछ कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्ट बताते चले जाऊंगा. गॉट माई पॉइंट. सो फॉर 16 to 30 मीटर क्यूब ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर ऑफ सैंपल्स वुड बी. अगर हमारा बैच क्वांटिटी 16 to 30 मीटर क्यूब है तो कितने नंबर ऑफ सैंपल्स लिए जाएं? ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है गिवन इन IS 456. दो देखो IS 456 में एक टेबल है
जो कि हमें बताता है कि हमें कितने नंबर ऑफ सैंपल्स लेने बेस्ड ऑन द बैच साइज। तो अगर हमारा क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट वर्क इज बिटवीन हाउ मच 1 to 5 मीटर क्यूब, तो हमारा नंबर ऑफ सैंपल्स कितने लिए जाएंगे, 1 ओनली। 1 सैंपल मीन्स 3 स्पेसिमेन, 3 क्यूब के स्पेसिमेन मिलके एक सैंपल बनाते हैं। तो पता ही है 6 to 15 है तो हमारे 2 सैंपल्स लिए जाएंगे, 16 to 30 है तो 3 सैंपल, whereas 35 to 50 होगा तो 4 सैंपल, एंड अबव 50 है तो क्या करेंगे, फॉर ईच 50 मीटर क्यूब यू विल ऐड 1 सैंपल। गॉट माई पॉइंट। तो कोड की रिकमेंडेशन है। हमारे केस में 16 to 30 मीटर क्यूब के लिए पूछा गया है, तो उसके लिए नंबर ऑफ सैंपल्स विल बी इक्वल टू 3, 1 2 3 4, एंड देन 50% एंड अबव के लिए वी विल ऐड 1 फॉर ईच 50 सैंपल्स। गॉट माई पॉइंट, फॉर ईच 50 मीटर क्यूब। तो 16 to 30 के लिए हमारा आंसर क्या है, 16 to 30 के लिए हमारा आंसर क्या हो गया, 16 to 30 के लिए हमारा आंसर क्या है, 3। दैट इज करेक्ट आंसर इज सी है। गॉट माई पॉइंट। बढ़ते हैं आगे। तो टेबल याद रखना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार इस पे क्वेश्चन आया है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, लेट अस प्रोसीड अगेन। Approximate ratio between the strength of the cement concrete at 7 days and 28 days। बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। आपको पता है अगर 28 डेज स्ट्रेंथ को मैं FCK बोलूं तो 3 डेज स्ट्रेंथ कितनी होती है, 3 डेज स्ट्रेंथ इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ FCK, वेरएज 7 डेज की स्ट्रेंथ कितनी होती है, और बढ़ेगी जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो इट इज सीन दैट 2/3 FCK होता है 7 डेज पे, एंड 14 डेज पे कितना होता है, ऑलमोस्ट 0.9 FCK। तो बेटा ये याद रखिएगा, अलग अलग दिन के ऊपर कंक्रीट की स्ट्रेंथ। हमारे से कौन से दिन पे पूछा गया है, 7 डेज एंड 28 डेज पे। तो approximate ratio between the strength of concrete at 7 days and 28 days will be how much, 2/3। so correct answer is what, 2/3, that is B। देखो हाफ भी था, कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ऐसा करेगा आपके साथ, 1/3 भी है। तो करेक्ट आंसर इज बी। प्लीज इस चार्ट को याद रखिएगा तो दिक्कत कम आएगी। काफी सारे एग्जाम्स में आया है ये क्वेश्चन, ये डेटा पे काफी बार क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में। बढ़ते हैं। The concrete having a slump of 6.5 centimeter is said to be, that is consistency बताना है, whether it is dry, plastic, earth moist और semi plastic। देख लेते हैं based on the slump value। देखो स्लम्प जितना ज़्यादा होता है कंक्रीट की कंसिस्टेंसी उतनी ही ज़्यादा फ्लूइड होगी, क्योंकि उसका सब्सिडेंस उतना ज़्यादा हुआ है ना। जितना ज़्यादा स्लम्प टेस्ट, स्लम्प की वैल्यू आ रही है, मतलब क्या है कि स्लम्प कोन को जब आप उठाते हैं तो कंक्रीट सबसाइड करता है, तो उतना ही ज़्यादा उसका सब्सिडेंस है। इट मीन्स फ्लूइडिटी इज मोर। देखो यहाँ पे अगर मेरी स्लम्प की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है तो दैट कंसिस्टेंसी इज नोन एज व्हाट, दैट कंसिस्टेंसी इज मॉइस्ट अर्थ कंसिस्टेंसी। 0 से 25 होगा तो वेरी ड्राई, 25 से 50 होगा तो इट इज ड्राई, वेयरएज इफ इट इज बिटवीन 50 to 100, ये mm में है सारा, इट इज प्लास्टिक, एंड अगर बहुत ज्यादा होगा तो इट विल बी सेमी फ्लूइड। गॉट माई पॉइंट। तो सेमी प्लास्टिक तो वैसे कोई कंसिस्टेंसी होती नहीं है। हमारे केस में 6.5 सेंटीमीटर बोला गया, डेट इज 65 mm। तो 65 mm वाला जो होगा 6.5 सेंटीमीटर मतलब क्या है, 65 mm। इन दैट केस आवर कंसिस्टेंसी विल बी प्लास्टिक। गॉट माई पॉइंट। सो जितना ज़्यादा स्लम्प होगा हमारे कंक्रीट की कंसिस्टेंसी उतनी ज़्यादा फ्लूइडिटी की तरफ आएगी। प्लास्टिक का मतलब क्या है कि आप इजीली उसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लीज़ ये चार्ट भी याद रखेंगे। गॉट माई पॉइंट। बढ़ते हैं आगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया है, प्लास्टिक। दैट इज करेक्ट आंसर इज ए है, ए इज द करेक्ट आंसर। गॉट माई पॉइंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जरा, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। स्लम टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो बेटा आंख बंद करके बताओगे। स्लम टेस्ट क्या करने के लिए करते हैं, स्लम टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो वर्केबिलिटी मेजर करने का टेस्ट है स्लम टेस्ट। गॉट माई पॉइंट। सो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये तो याद भी है वैसे। स्लम टेस्ट IS कोड ने भी एक्चुअली स्लम टेस्ट ही बता रखा है। तो स्लम टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। क्लियर है मेरी बात। बढ़ते हैं आगे।
वर्केबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वर्केबिलिटी किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है? क्या क्वांटिटी बढ़ाने से वर्केबिलिटी बढ़ेगी? देखो अब सबसे पहले देखो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। समझो अगर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? मतलब सीमेंट की क्वांटिटी, आप एग्रीगेट की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो और सीमेंट की क्वांटिटी कम कर रहे हो, इसका मतलब वर्केबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? ऑब्वियसली कम हो जाएगी, क्योंकि वी विल हैव लेस अमाउंट ऑफ सीमेंट पेस्ट टू फ्लूइडिफाई द मिक्स। सो कम सीमेंट पेस्ट होगा टू मोबिलाइज और टू फ्लूइडाइज द मिक्स, तो ऑब्वियसली वर्केबिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन में फंसते हो आप। टाइम ऑफ ट्रांजिट, टाइम ऑफ ट्रांजिट अगर बढ़ाऊंगा तो मेरा कंक्रीट उतना ज्यादा स्टिफ होता जाएगा, वर्केबिलिटी क्या होगी उसकी? कम हो जाएगी। जितना ज्यादा टाइम ऑफ ट्रांजिट होगा उतना ही ज्यादा लॉस ऑफ वर्केबिलिटी हो जाता है कंक्रीट का। क्लियर है? तो ये भी नहीं चलेगा। ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट, ये सही है। अगर मेरे कंक्रीट को आप वेल ग्रेडेड रखोगे तो उसमें वॉइड्स कम होंगे, तो मोर पेस्ट इज फ्रीली अवेलेबल टू कॉज और फॉर प्रॉपर वर्केबिलिटी ऑफ द मिक्स। सो ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट इज द करेक्ट आंसर। वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाने से आपको लगेगा कि जो है वर्केबिलिटी बढ़ती है, बट ये गलत बात है। केवल वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाने से वर्केबिलिटी नहीं बढ़ेगी, पानी बढ़ाना है और पानी के साथ उतना ही सीमेंट बढ़ाना है, सच दैट वाटर सीमेंट रेशियो इज कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? वाटर सीमेंट रेशियो हम कांस्टेंट रखते हैं और फिर वाटर बढ़ाते हैं, उतना ही सीमेंट बढ़ाते हैं, सच दैट माय वाटर सीमेंट रेशियो इज कांस्टेंट। केवल पानी बढ़ाने से वर्केबिलिटी नहीं होगी। वर्केबिलिटी करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीमेंट पेस्ट चाहिए, तो जितना पानी डालोगे उतना ही से सीमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा, सच दैट माय वाटर सीमेंट रेशियो इज कांस्टेंट। तो वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाने से वर्केबिलिटी नहीं बढ़ती है, वाटर बढ़ाने से वर्केबिलिटी बढ़ती है। उस केस में कैसे बढ़ेगी वर्केबिलिटी? वाटर सीमेंट रेशियो कांस्टेंट रहता है, जितने से पानी बढ़ाओगे उतने से सीमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा, सच दैट माय वाटर सीमेंट रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। गॉट माय पॉइंट? तो ज्यादा से ज्यादा सीमेंट पेस्ट बनेगा एंड दैट सीमेंट पेस्ट विल एक्चुअली फ्लूइडिफाई द मिक्स। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत जगह फंसते हो इस टाइप के क्वेश्चन में, समझा दिया मैंने, बढ़ता हूं आगे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कंपोनेंट्स इन ग्रेड M20 कंक्रीट? ये बेटा ये बहुत विचित्र क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया है, तो इसको याद रखना है आपको। एक टेबल बता रहा हूं बेटा, उसको याद रखना। देखो अलग अलग ग्रेड देखा हूं यहां पे, और फिर पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन, दैट इज रेशियो। एक अलग अलग ग्रेड में M5 लिखना, M7.5, ये 5 7.5 क्या है? दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, दैट इज 28 डेज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। M10 लिखना, फिर क्या हो जाएगा? M15, M20। कैसे याद रखोगे? इस पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन को बता रहा हूं, ध्यान देंगे बोर्ड के ऊपर, ये याद रहना चाहिए टेबल आपको। देखो 5 से चालू करो तो क्या लिखोगे? 1:5 आ जाएगा, /10। ये समझ में आता है ना? 1 का मतलब क्या है? इसमें एक पार्ट सीमेंट है, 5 पार्ट्स फाइन एग्रीगेट है और 10 पार्ट्स क्या है? कोर्स एग्रीगेट, बाई वेट है। ये रेशियो इज बाई वेट। गॉट माई पॉइंट? तो 5 2 10। अब बस एक पॉइंट कम कर देना बीच में, तो 1:4:8 हो जाएगा। फिर क्या होगा? 1:3:6। फिर क्या होगा? 1:2:4, है ना? जैसे जैसे ग्रेड बढ़ रहा है, मतलब सीमेंट की क्वांटिटी बढ़ रही है। देखो अगर आप कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट को कम कर रहे हो तो एक्चुअली क्या है? मेरा सीमेंट का क्वांटिटी बढ़ते जा रहा है। M20 के लिए अब 2 के बाद 1 नहीं है, क्योंकि M25 तक भी पहुंचना है, तो 1:1.5 है, /3। 1:1.5 ऐसे याद रखोगे, एंड दिस इज 1:1:2। तो ये प्लीज बेटा याद रखना, दीज आर द रेशियो। ये रेशियो इन टर्म्स ऑफ वेट होते हैं। गॉट माई पॉइंट? हमारे केस में कौन से का पूछा गया है? M20 का पूछा गया है, दैट इज 1:1.5:3, दैट इज correct answer is B here. Correct answer is B here. Got my point? It is 1:1.5:3. तो ये टेबल याद रखेंगे। मैंने फिर से आपको याद दिला दिया है टेबल, काफी बार इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, तो तुरंत याद हो जाएगा अभी टेबल, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं आगे। द स्लम टेस्ट ऑफ कॉन्क्रीट इज यूज टू मेजर द। देखो स्लम टेस्ट से हम लोग कंसिस्टेंसी मेजर करते, दिखाया था ना अभी आपको। जितनी ज्यादा स्लम्प की वैल्यू होती है, कंसिस्टेंसी कंक्रीट की उतनी ज्यादा फ्लूइड होगी। कंसिस्टेंसी इज द मेजर ऑफ स्टिफनेस और इट इज यूज्ड टू क्वांटिफाई द फ्लूइडिटी ऑफ द मिक्स। गॉट माई पॉइंट? कि हमारा कंक्रीट सॉफ्ट है, वेरी सॉफ्ट है, या वो प्लास्टिक है, क्या है? गॉट माई पॉइंट? या ड्राई, अर्थ, मॉइस्ट है, एक्सेट्रा। सो स्लम्प टेस्ट की वैल्यू से या स्लम्प की वैल्यू से हम क्या डिफाइन करते हैं कंक्रीट की? कंसिस्टेंसी।
टेंसाइल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए नहीं है, इम्पैक्ट वैल्यू, होमोजेनिटी, ये सब फालतू की बातें हैं, ओनली कंसिस्टेंसी, और उसको फिर रिलेट किया जाता है वर्केबिलिटी से, ठीक है। तो स्लम्प टेस्ट से एक्चुअली हम क्या मेजर कर रहे हैं, कंक्रीट की कंसिस्टेंसी। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the correct percentage of maximum moisture content based in sand where change in volume is maximum? bulking of sand की बातें हो रही है, ये तो आपने वैसे बहुत जगह पढ़ रखा है, सॉइल मैकेनिक्स में भी पढ़ रखा है। देखो यहाँ पे ये मेरा क्या है, गामा डी होता है और ये वाटर कंटेंट है। सो कितने वाटर कंटेंट पे हमारा गामा डी ऑलमोस्ट मैक्सिमम है, यही है क्या कॉम्पैक्शन कर्व फॉर सैंड। तो आप देख सकते हो एट 3 to 5% मॉइस्चर कंटेंट पे लगभग हमारा गामा डी सबसे मिनिमम होता है सॉइल का। डैट इज बल्किंग सबसे ज़्यादा हो रही है क्योंकि वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हो रहा होता है। तो 3 to 5% मॉइस्चर कंटेंट पे हमारा बल्किंग सबसे ज़्यादा होता है। डैट इज, ये गामा डी क्या है, ड्राई यूनिट वेट। गामा डी जितना कम मतलब बल्किंग या हमारी सैंड उतनी ज़्यादा लूज, मतलब उसका वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा है। गॉट माई पॉइंट। तो गामा डी के टर्म्स में हमने देख रखा है, ये हमने आपको सॉइल मैकेनिक्स में ही बताया था। ये सॉइल मैकेनिक्स में कॉम्पैक्शन में पढ़ा होगा, दिस इज अ कॉम्पैक्शन कर्व ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। और ये बल्किंग क्या होती है, ड्यू टू द हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन द सैंड। सो एट लेस मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, हमारा वहाँ पे कैपिलरी मेनिस्कस फॉर्म हो जाता है, बट जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाओगे कैपिलरी मेनिस्कस टूटते जाता है और फिर से वॉल्यूम कम होते जाएगा, डेट इज गामा डी बढ़ते चला जाएगा। सो 5% मॉइस्चर कंटेंट पे हमारी बल्किंग सबसे ज़्यादा होती है, डेट इज चेंज इन वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम। सो करेक्ट आंसर इज ए। गॉट माई पॉइंट। यहाँ बल्किंग की बात हो रही थी और कुछ नहीं। बढ़ते हैं आगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्साइनिंग व्हाट। किसके कैल्सिनेशन से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? देखो बेटा, जिप्सम के क्या कैल्सिनेशन से। देखो एक बार, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.5H2O, और जो मेरा जिप्सम होता है ना उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। जब जिप्सम को हीट किया जाता है, जिप्सम को जब आप हीट करोगे, कैल्सिनेशन का मतलब क्या है, हीटिंग एनी सब्सटेंस इन प्रेजेंस और इन एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन विच लीड्स टू डिकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। सो जब जिप्सम को का कैल्सिनेशन होगा, हीटिंग होगी उसकी, सो इट विल लीड टू व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो देखा होगा ना आप लोगों ने। तो जिप्सम का जो है, ये जिप्सम इज इन .2H2O फॉर्म, और प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका डिहाइड्रेशन होके क्या हो जाएगा, CaSO4.5H2O। गॉट माई पॉइंट। कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन से लाइम बनता है, लाइम इज CaO। गॉट माई पॉइंट। सो जिप्सम के कैल्सिनेशन से बनेगा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो याद रखेंगे, तो करेक्ट आंसर इज बी है। करेक्ट आंसर इज बी है। और कैल्सिनेशन का मतलब मैंने समझा ही दिया, दैट इज हीटिंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन लिमिटेड और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, क्लियर है, विच इज लीडिंग टू डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसको नोट कर लो। So this was all about the next set of question. अभी next वीडियो में फिर आप वापस से next set of question देखेंगे। All the best for preparation. Do like, subscribe and share our channel। और हमारे ऐप का लिंक भी इस वीडियो के नीचे ही है। हमारे काफ़ी सारे लाइव कोर्सेज चल रहे हैं ऐप में, आप उनको रेफर या उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर डीप लर्निंग। तो अगर आप डीप लर्निंग पे विश्वास करते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐप को भी डाउनलोड करें। ऐप में कुछ फ्री कोर्सेज भी हैं, उनको भी आप जाके देख सकते हैं। गॉट माई पॉइंट। बाय बाय, टेक केयर।